everyone, welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ MCQs शेयर करे हुए थे. आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज उन सारे के सारे MCQs का आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और साथ में जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये वीडियो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को. एंड हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन था वो था हु इज़ नोन एज फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन. तो यहाँ पर आपको बताना है फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कौन माने जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं. सो इसमें जो फ्रांसिस गाल्टन लिखे हुए हैं, सो फ्रांसिस गाल्टन जो होते हैं ये आपके फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स माने जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा. फिर आपका एडमंड लोकार्ड. एडमंड लोकार्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के मतलब उन्होंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के बारे में. ठीक है, सो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन से इनका भी कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, सो ये भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसके अलावा लास्ट में आपके सामने लिखे हुए हैं मैथ्यू ऑर्फिला. तो जो मैथ्यू ऑर्फिला हैं ये हैं आपके फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. ठीक है, सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा. तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अल्फांसो बर्टिलन. ठीक है, सो ये जो बर्टिलॉन थे इन्होंने आपका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स दिए थे जिसके बेसिस पर क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता था. ठीक है, सो इसी वजह से अल्फांसो बर्टिलन को फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, सो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है यूरिया इन सस्पेक्टेड यूरिन स्टेन इज डिटेक्टेड विद. सो यहाँ पर आपको बताना है जो यूरिया होती है उसको सस्पेक्टेड यूरिन स्टेन से कैसे डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको यूरिन के आइडेंटिफिकेशन के मेथड बताना है जिसमें बेसिकली आपको यूरिया का आइडेंटिफिकेशन करना होता है. सो यहाँ पर जो आपका लिटमस पेपर है, पीएच मीटर है, तो इसका आपका इससे कोई आपका मेथड नहीं होता है. तो ये दोनों ही के दोनों नहीं होंगे. लिटमस पेपर और जो पीएच मीटर होता है बेसिकली जो आपका बेसिक है या एसिड है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों ही यूज़ करे जाते हैं. तो ये दोनों के दोनों तो नहीं ही होंगे. कलरीमीटर जो होता है आपका बेसिकली कलर बेस्ड मेथड होता है. ठीक है, सो यहाँ पर इसका ये भी करेक्ट आंसर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्योंकि कलरीमीटर एक मेथड तो होता है यूरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन कौन सा मेथड होता है यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है यूरिएज ब्रोमोथाइमोल ब्लू पेपर. ठीक है, तो ये एक तरह का कलरीमेट्रिक मेथड ही होता है जिसमें आपका ब्रोमोथाइमोल ब्लू आपका इस पेपर को यूज़ किया जाता है जिसके बेसिस पर आपको यूरिया का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये आपका ए वाला ऑप्शन नहीं होता तो उस केस में आपका डी वाला करेक्ट हो सकता था. लेकिन यहाँ पर आपका एग्जैक्टली आपका जो सच में आपका एक होता है मेथड जो होता है कलरीमेट्रिक मेथड, तो यहाँ पर डायरेक्टली उसका नाम ही दे रखा है तो ऑब्वियस है जो आपका एग्जैक्ट नेम होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यूरिया से रिलेटेड जितने आइडेंटिफिकेशन के आपके मेथड्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं. प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कन्फर्मेशन आपका एक होता है, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है. सो प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होता है वो एक ये चीज़ पता करने के लिए होता है कि वो यूरिन सैंपल है या नहीं है. ठीक है, सो उसके लिए अलग अलग तरह के प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं. तो उसमें जो यूरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए मेथड्स होते हैं सो वो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पर चार तरह के मेथड्स होते हैं. यहाँ पर जो पहला है वो है आपका DMAC. DMAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पैरा डाइमेथाइल एमिनोसिनेमल्डिहाइड. ठीक है, इसमें आपके दो तरह के मेथड्स यूज़ करे जा सकते हैं. या तो आप कलरीमेट्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्लोरोमेट्रिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कलरीमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अलग अलग कलर के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन होता है. फ्लोरोमेट्रिक का मतलब होता है आपकी अलग अलग तरह की फ्लोरोसेंस से आपको इल्यूमिनेट किया जाता है जो भी सैंपल होता है उसको. ठीक है, तो ये दो तरह के मेथड्स होते हैं आपके यूरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए. जो आपका मेथड था पैरा डाइमिथाइल एमिनोसिनेमल्डिहाइड उसके में दो मेथड्स होते हैं. ठीक है, सो ये जो इसका फुल नेम है एंड जो शॉर्ट फॉर्म है तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि DMAC का फुल फॉर्म क्या है या DMAC किस पर्पज़ से यूज़ करा जाता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ठीक है, देन इसके अलावा जो आपका अगला मेथड होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल एसे.
इसमें क्या होता है, आपके क्रिस्टल का एग्जामिनेशन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। अभी जो क्रिस्टल होते हैं वो बनते कैसे हैं, उसके लिए आपको एक केमिकल या फिर आप कह सकते हैं एक केमिकल का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है ज़ेंथाइड्रॉल। ठीक है, तो ये एक तरह का केमिकल होता है ज़ेंथाइड्रॉल। इसका यूज़ करके कुछ आप जब अपने सैंपल पे इसको अप्लाई करते हो तो उससे केमिकल रिएक्शन होती है एंड उसकी वजह से कुछ क्रिस्टल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो जब उन क्रिस्टल्स को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये यूरिया का सैंपल है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड है वो है आपका यूरिएज एसे। ठीक है, सो जो हमने पहले अभी क्वेश्चन जो था आपका कि ब्रोमोथाइमॉल पेपर जो था, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू पेपर, तो वहाँ पर उस पेपर का यूज़ करते हैं तो उससे आपको ब्लू कलर का प्रोडक्ट दिखता है। ठीक है, सो वो होता है आपका यूरिएज एसे। इसके अलावा जो लास्ट है आपका, ये आपका एक तरह से कन्फर्मेटरी मेथड है जहाँ पर आप क्रोमेटोग्राफिक जैसे कि आपका गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो यूरिया का यूरिन सैंपल में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्रिजम्पटिव टेस्ट, कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट यूरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था वो था PCR टेक्निक्स वॉज इन्वेंटेड बाय। तो यहाँ पर आपको बताना है जो PCR होता है, PCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सो ये जो टेक्निक्स थी इसके बारे में, इसका जो डेवलपमेंट था वो किसने किया था। ठीक है, सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज़ कैरी मुलिस। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एलेक जेफरी हैं तो ये तो आपके जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसके फादर हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो इस वजह से आपका जो ए ऑप्शन है वो तो नहीं होगा। जो जॉन बटलर है ये भी आपके फोरेंसिक आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग से ही रिलेटेड है, इस फील्ड में ही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बेसिकली जो PCR टेक्निक्स है वो आपकी कैरी मुलिस ने बनाई थी, इनका डेवलपमेंट किया था, तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो ये जो आपके सर एलेक जॉन जेफरी हैं, इन्होंने क्या किया था, ये आपके फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग है। इसके अलावा ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया था जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग एंड DNA प्रोफाइलिंग की टेक्निक्स को। ठीक है, फोरेंसिक साइंस की फील्ड में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसी वजह से इनको फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में इसका पूरा बताया हुआ था, इस टेक्निक को बेसिकली डेवलप किया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका लालजी सिंह। तो जो आपके डॉक्टर लालजी सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, ये आपके फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग माने जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी आपका काम किया था, तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो इस वजह से इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि जो डॉक्टर लालजी सिंह है ये आपके फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग है एंड जो सर एलेक जेफरी हैं वो आपके ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वो आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग के फादर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जॉन एम बटलर के बारे में लिखा हुआ है कि ये लीडिंग एक्सपर्ट थे फोरेंसिक DNA प्रोफाइलिंग में। ठीक है, सो ये हो गया आपका एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर आपके सामने पहला तो असर्शन लिखा हुआ है। असर्शन में क्या है, सेमिनल स्टेन्स शुड बी कलेक्टेड प्रेफरेबली ऑन कॉटन क्लॉथ ड्राइड एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम DNA एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा है, जो सेमिनल स्टेन्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए कॉटन क्लॉथ पे ड्राई करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही उसको ड्राई करते हैं DNA एनालिसिस के लिए। कलेक्शन करते टाइम पर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट, आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको रूम टेम्परेचर पर ही ड्राई करना चाहिए किसी भी सैंपल को। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है, रीज़न में लिखा हुआ है इट कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ सेमिनल स्टेन्स। ठीक है, तो रीज़न जो आपका असर्शन के अकॉर्डिंग जो रीज़न है ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी स्टेन को या किसी भी आप बॉडी फ्लूइड को रूम टेम्परेचर पर आप ड्राई कर रहे हो कलेक्शन करने के लिए, तो वो कभी भी डिग्रेडेशन नहीं होता है उसमें। ठीक है, सो इस वजह से ये आपका जो रीज़न है ये गलत हो जाएगा एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड अभी हम आगे मूव करते हैं
एंड यहाँ पर आपका सीमेन स्टेन के प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बेसिकली 4 तरह के प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं एंड ये सारे के सारे आपके कलर टेस्ट होते हैं, कुछ क्रिस्टल टेस्ट होते हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ये जो टेस्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से मिल सकता है आपको, क्योंकि आपके जो कलर टेस्ट जितने भी होते हैं तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो पहला जो आपका टेस्ट है वो है सेमिनल एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, जिसको हम वॉकर टेस्ट या फिर ब्रेंटामिन स्पॉट टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये जो टेस्ट होता है बहुत ही बेसिक टेस्ट है सीमेन के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेकेंड है फ्लोरेंस टेस्ट। फ्लोरेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो आपके जो कोलिन पेरोक्सीडेज होते हैं, कोलिन पेरोक्सीडेज क्रिस्टल होते हैं, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। सो जो आपके कोलिन पेरोक्सीडेज क्रिस्टल होते हैं ये पहली बात तो बनते कैसे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपके जो सैंपल होता है उस सैंपल पे आयोडीन के सॉल्यूशन को एंड इसमें क्या रहता है पोटेशियम आयोडाइड, सो इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको आपके सैंपल पर अप्लाई करना होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनते हैं। एंड ये जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके बेसिकली ब्राउन नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, ब्राउन कलर के नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं आपके फ्लोरेंस टेस्ट में। यहाँ पर कोलिन पेरोक्सीडेज के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोरेंस टेस्ट के बारे में। एंड अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ एंड ये है आपका बारबेरियो टेस्ट, ठीक है। सो बारबेरियो टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड को आपको सीमेन स्टेन पर आपको अप्लाई करना होता है, जिसकी वजह से पिक्रेट क्रिस्टल्स बनते हैं। एंड ये जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके बेसिकली येलो कलर के होते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपके बारबेरियो टेस्ट में। एंड लास्ट है आपका पुनेंस टेस्ट। ये जो आपका पुनेंस टेस्ट होता है इसमें जो रहता है, जो केमिकल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में आपको ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स शो होते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे जितने कलर, अलग अलग तरह के कलर शो होते हैं, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं, कौन कौन सा केमिकल किस में अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका सेमिनल एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, जिसके अदर नेम्स हैं, वॉकर टेस्ट है, ब्रेंटामिन स्पॉट टेस्ट है, तो ये सारा का सारा बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार अदर नेम के नाम से ही पूछ लेते हैं कि आपका वॉकर टेस्ट किसके लिए एग्जामिनेशन के पर्पज से यूज़ होता है। तो ये बहुत इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर जो आपके सामने अगला क्वेश्चन था वो था, in mass spectrometry, the molecular ions, the fragment ions and the fragment radical ions are separated by by deflection in a variable magnetic field according to their, ठीक है। तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब बेसिकली अगर आप इसको डिवाइड करें, मास अलग करें, स्पेक्ट्रोमीटर अलग करें, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, जो स्पेक्ट्रम्स आती हैं, जैसे कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, कुछ नेगेटिव चार्जेस है, तो वो जो स्पेक्ट्रम होती है वो उनको अलग अलग करती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका मास होता है, मास मतलब किसी भी आपको जो भी पार्टिकल्स हैं उनका वेट, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है, जितने भी आपका जो भी सैंपल है उसको पहले तो सेपरेट किया जाता है, उसके बाद में उनका जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है, या जो भी उनका वेट है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग पूरे सैंपल से आपका डिटेक्शन होता है, पूरा एग्जामिनेशन होता है। तो ये जो रहता है आपका बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि ये जितना भी आपका होता है तो ये किस बेसिस पर होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मास एंड चार्ज बोथ, ठीक है। सो मास जो होता है किसी भी पार्टिकल का, जो उसका चार्ज होता है उसके किसी भी पार्टिकल पर जितना भी, तो उस बेसिस पर इनका जो रहता है डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले तो कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। सो क्या ये तीनों ही अलग अलग हैं? तो ऐसा नहीं है, ये तीनों का एक ही मतलब है, बस उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। ये पूरी एक ही टेक्निक होती है, एक ही आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या है, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द मटेरियल enters a high vacuum chamber where a beam of high energy electrons is aimed at the sample molecules.
एक आपका हाई वैक्यूम चैम्बर होता है, जहाँ पर हाई एनर्जी की बीम को, आपका इलेक्ट्रॉन्स का हाई एनर्जी की बीम को आपके सैंपल पे इमिट कराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ में, जो भी आपका सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं एंड एक्वायर करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। एंड इसके बाद में क्या होता है, दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अनस्टेबल हो जाते हैं। जब वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर देते हैं, तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो एक्सेस एनर्जी फॉर्म करते हैं एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली डिकम्पोज हो जाते हैं अलग अलग तरह के स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो भी सैंपल था उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, ये जो आपके फ्रेगमेंट्स थे, अब इनको पास कराया जाता है इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में। वहाँ पर क्या होता है, ये जो आपके इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जब पास कराते हैं, तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स बचते हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद में। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास। देन उनका जितना भी वेट होता है उसके बेसिस पर उनको सेपरेट किया जाता है, और बाकी चार्ज के बेसिस पर तो वो वैसे ही पहले ही अलग अलग हो चुके थे। ठीक है, इसके अलावा ये होता है पूरा का पूरा आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर का एक बेसिक, जो आपका बहुत बेसिक की बात करें तो इसमें इस तरह का पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके यूनिक फीचर की बात करें मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो इसमें क्या है, ये केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है एंड इसमें क्या रहता है, कोई भी दो सब्सटेंसेस का जो भी आपका रिजल्ट मिलता है, जो भी आपका लास्ट में डेटा मिलता है, आपको चार्ट मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, तो वो हर एक सैंपल का अलग अलग होता है। कभी भी इसमें आपका दो किसी भी सैंपल का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल टेक्निक होती है। ठीक है, सो इसके बाद में अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर इसका जो एक फ्लो चार्ट रहता है, तो उसके बेसिस पर ये आपके इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, सो ये देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है, आपका एक इंजेक्शन पोर्ट होता है, जहाँ से आपको सैंपल को इसमें आपके जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके अंदर इंजेक्ट कराना होता है। देन सेकेंड नंबर पे आता है आपका जीसी कॉलम। ठीक है, जीसी कॉलम में क्या रहता है, जो आपका सैंपल रहता है तो वो अलग अलग आपका सेपरेट किया जाता है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल या जो जैसा भी रहता है, तो उसका जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स में अलग अलग डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके बाद में क्या रहता है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है आपका आयन सोर्स। आयन सोर्स का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम को आपको इमिट कराया जाता है सैंपल के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है, ये आपके जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो सब अलग अलग तरह के आपके इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं, कुछ आपके आपके अलग अलग तरह के हो जाते हैं। तो उससे क्या रहता है, इसके बाद में इनको क्या रहता है, ये क्वाड्रुपोल में आपका पास कराया जाता है। क्वाड्रुपोल में क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक स्टिक्स, मतलब ये जो आपकी रॉड्स लगी हैं ये आपकी मैग्नेटिक रॉड्स होती हैं। ठीक है, जब आपको यहाँ पर जब आपका वो पार्टिकल्स पास करते हैं तो आपके अलग अलग उनके साइज़ के बेसिस पर, उनके वेट के बेसिस पर, उन पर किस तरह का कितना चार्ज है उसके बेसिस पर यहाँ पर वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब ये सेपरेट होते हैं, देन इसके बाद में आता है आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जब आपका सेपरेट हो गए फिर उनको डिटेक्ट किया जाता है। उसमें डिटेक्शन ये होता है कि कौन सा पार्टिकल कितना आपका कितना वेट है या कितना उस पर चार्ज है, तो उस बेसिस पर उनका डिटेक्शन होता है। सारे के सारे जो भी आपकी एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है आपके डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, एंड उसके बाद में आपका डेटा सिस्टम होता है, जहाँ पर आपके सिस्टम में एक पूरा का पूरा ग्राफ बन के आपके सामने आ जाता है एंड देन आपको स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन सैंपल का कंपैरिजन करना होता है एंड रिजल्ट आपके सामने होता है। ठीक है, सो ये होता है आपका एक बेसिक मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम पूरा एक सेपरेट वीडियो में इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी आपको एक बेसिक नॉलेज दी है ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ थोड़ा बहुत पता हो इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया वो तो आपको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो आपका डायग्राम है, यहाँ से आपको बेसिकली क्या सीखने की ज़रूरत है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली एक रे डायग्राम के फॉर्म में आते हैं। क्या रहता है उसमें, एक पूरा सीक्वेंस रहता है,
उसमें अलग मतलब जैसे कि आपके जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग है, तो इनके सीक्वेंस को आपका इंटरमिक्स कर दिया जाता है एंड फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से जो आपका पूरा सीक्वेंस यहाँ पर आपको याद करना है कि सबसे पहले आपका इंजेक्शन पोर्ट होता है, इंजेक्शन पोर्ट के बाद में आपका जीसी कॉलम होता है, जीसी कॉलम के बाद में आपका आयन सोर्स होता है, आयन सोर्स के बाद में क्वाड्रपोल होता है, क्वाड्रपोल के बाद में आपका डिटेक्टर होता है एंड डिटेक्टर के बाद में आपका लास्ट में डेटा सिस्टम होता है। ठीक है, सो ये आपको सीक्वेंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा एंड बाकी जो इसकी आपकी फंक्शनिंग है किस तरह से क्या होता है तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है वो है द एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेज इज प्रेजेंट इन। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है जो एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेज होता है ये किस में प्रेजेंट होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ये जो है आपका ब्लड एंड सीमेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपका एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेज होता है ये आपका ब्लड एंड सीमेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स इन ड्रग एनालिसिस। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा आपका सैंपल है यहाँ पर जो कि एज अ ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स या फिर ऑल्टरनेटिव सैंपल के जैसे यूज़ नहीं किया जाता है ड्रग एनालिसिस में। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका ब्लड, क्योंकि जो आपका ब्लड सैंपल होता है वो ब्लड सैंपल जो रहता है आपका एक ऑल्टरनेट के जैसे नहीं यूज़ किया जाता है। जब भी ड्रग एनालिसिस की बात होती है जो ब्लड रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के एनालिसिस के लिए। ठीक है, सो जब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड सैंपल ड्रग के डिटेक्शन के लिए तो वो ऑल्टरनेटिव सैंपल कैसे हो सकता है। ऑल्टरनेटिव सैंपल तो तब हुआ जब कोई आपका जो इम्पॉर्टेंट वाला सैंपल है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में उसका ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका ब्लड है वो ऑल्टरनेटिव सैंपल नहीं है, जो आपका हेयर है, स्वेट है और आपका जो ओरल फ्लूइड है। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपके ऑल्टरनेट के जैसे यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ब्लड सैंपल नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप ये सारे के सारे सैंपल्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको ड्रग का डिटेक्शन हो सकता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स जो होते हैं आपको ब्लड की हेल्प से बहुत ही ईजिली बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी की हेल्प से आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें आपका रिज़ल्ट आपका एग्जामिनेशन करने में एनालिसिस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो इसी वजह से ये सारे के सारे आपके जो ऊपर के तीन हैं ये आपकी ऑल्टरनेट मैट्रिक्स हैं, ऑल्टरनेट सैंपल हैं ड्रग के डिटेक्शन के लिए एंड जो ब्लड है वो आपका ऑल्टरनेट डिटेक्शन के लिए आपका सैंपल नहीं है, ऑल्टरनेट सैंपल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है allele frequency in population genetics using DNA analysis is calculated to। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन की जेनेटिक्स में आपका डीएनए एनालिसिस के लिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है पहला वाला काउंट द शटर बैंड्स, ये तो नहीं होता है। देन आपका है काउंट द नंबर ऑफ़ मार्कर्स यूज्ड, ऐसा भी नहीं होता है। देन काउंट द नंबर ऑफ़ डाइज, डाइज का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके गलत हो चुके हैं। तो जो आपका पॉपुलेशन के जेनेटिक्स का डीएनए एनालिसिस आपको जो आपका पॉपुलेशन का डीएनए एनालिसिस करना होता है तो वहाँ पर जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है उसको आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या काउंट करना पड़ता है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच एलील इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है अगर आप जनरल सेंस में लें तो कोई भी चीज़ कितनी बार उसमें रिपीटिशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका टर्म है एलील फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर जो एलील होता है वो कितनी बार आपका रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एलील फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसको डिटेक्ट करने के लिए आपका क्या रहता है, हर एक आपका जो आपका एलील होता है वो कितनी बार आपके जीन में एक से ज़्यादा बार आपको शो हो रहा है, नंबर ऑफ़ टाइम्स ईच एलील इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका एलील फ्रीक्वेंसी।
अभी हम आगे देख लेते हैं कि एलील एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में बहुत सारी कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग की वजह से आपका बनता है क्रोमोज़ोम। ठीक है, अभी आपके जो क्रोमोज़ोम होते हैं, क्रोमोज़ोम में क्या रहता है, आपका कुछ जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं, जो आपके डीएनए रहता है, डीएनए का एक पोर्शन होता है जो आपका एक अलग अलग जीन्स होते हैं उसमें। ठीक है, सो हर एक जीन में आपके किसी भी आपका कोई एक जीन है तो उसमें अलग अलग तरह के एलील्स होते हैं। एलील्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, किसी एक पर्टिकुलर जीन के अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके दो अलग अलग लोकस हैं किसी भी एक जीन के, लोकस फॉर फ्लावर कलर जीन। ठीक है, तो ये आपके दो लोकस हैं फ्लावर के कलर के लिए, एंड इसमें क्या है, आपका एलील है आपका पर्पल फ्लावर के लिए, एंड यहाँ वाले में क्या है, आपका एलील है वाइट कलर के फ्लावर के लिए। एंड ये दोनों ही क्या है, आपके होमोलोगस पेयर हैं क्रोमोजोम्स के। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर आपका जीन, जीन के अंदर आपका एलील, मतलब अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जीन के, उसको हम बोलते हैं एलील। एंड जैसा यहाँ पर हम एग्जांपल के फॉर्म में ले कि एलील फॉर पर्पल कलर फ्लावर, तो अगर एक एलील है यहाँ पर, एक ये और है, एक ये और है, एक ये और है। ठीक है, इस तरह से आपके अलग अलग तरह के ये जितने भी आपके दिख रहे हैं पिंक कलर की लाइंस, ये सारी की सारी मान लीजिए एलील हैं आपके पर्पल कलर के फ्लावर के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपकी एलील फ्रीक्वेंसी हुई वो हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स आपका जो एलील है पर्पल कलर के फ्लावर के लिए वो 6 टाइम उसमें रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एलील फ्रीक्वेंसी हो गई 6। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ कि जो एलील्स होते हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वो उसकी एलील फ्रीक्वेंसी होती है। बाकी इसकी कैलकुलेट करने का कुछ और मेथड होता है। बेसिकली आपका जो एलील्स होते हैं उनमें जो भी जितनी बार उसमें रिपीटेशन हो रहा होता है उसको ही काउंट करना होता है कि एक जो एलील है किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका एलील के बारे में। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड यहाँ पर क्या है, नैप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपकी नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, आपके कोल तार से बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर नैप्थलीन बॉल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, नैप्थलीन बॉल्स आर द सॉलिड वाइट बॉल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ क्रूड ऑयल, कोल तार एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये क्रूड ऑयल, कोल तार एंड अदर केमिकल से बना होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इनका जो यूज़ है वो यूज़ किया जाता है इनको एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम रॉडेंट्स। रॉडेंट्स से क्लॉथ को प्रिजर्व करने के लिए आपके इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। रॉडेंट्स क्या होते हैं, रॉडेंट्स मतलब जो आपके रैट होते हैं, तो उनकी जो एक फैमिली होती है उसको बोलते हैं रॉडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा नैप्थलीन इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पैथेलिक एनहाइड्राइड एंड sometimes it also act as synthetic टैनिंग एजेंट्स एंड एज एन इंटरमीडिएट इन डाइज। ठीक है, कई बार इसको डाई में भी यूज़ करते हैं, सिंथेटिक टैनिंग एजेंट्स की जैसे भी यूज़ करते हैं। एंड ये आपके हो गए नैप्थलीन बॉल्स के बारे में। एंड अगर हम इसका फोरेंसिक यूज़ देखें तो फोरेंसिक यूज़ में क्या हो सकता है कि अगर किसी ने इसकी मतलब इसको आपने किसी ने आपका खाने के बाद में आपने सुसाइड कर लिया या किसी को ज़बरदस्ती खिला दिया गया या इस तरह का आपका केस किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या क्या यूज़ किस किस केस में आपको ये मिल सकता है, एंड साथ ही साथ इसका क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर जब आप पूरा डिटेक्शन करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि ये आपकी किस वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नैप्थलीन बॉल्स के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन fired cartridge cases the striated breech face marks are produced। ठीक है, सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू दिस। ये जो आपके ब्रीच फेस मार्क्स प्रेजेंट हो जाते हैं आपकी कार्ट्रिज केस के बेस पर, तो वो किस वजह से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, एज इम्प्रेशन ऑफ सिचुएशंस प्रेजेंट ऑन ब्रीच फेस, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। देन बी ऑप्शन क्या है, व्हेन द फायरिंग पिन पियर्सेस द परक्यूजन कैप,
तो इसकी वजह से भी किसी भी तरह के कोई मार्क नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। सी में क्या कह रहा है, द कार्ट्रिज केस रोटेट्स ड्यूरिंग फायरिंग एंड इरेगुलरिटीज़ ऑन ब्रीच फेस प्रोड्यूसर सिचुएशंस, ठीक है। तो आपका जब फायरिंग करते हैं तो आपका कार्ट्रिज केस क्या रोटेट करता है? ऐसा तो नहीं होता है ना, बिल्कुल भी। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया स्टेटमेंट। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द फायरिंग पिन स्ट्राइक्स टू द प्राइमर कैप प्रेशर डेवलप इनसाइड द केस एंड इट कोलाइड्स टू द ब्रीच फेस, ठीक है। सो एग्जैक्टली आपका यही होता है कि जब आप फायरिंग करते हैं तो फायरिंग के टाइम पर क्या होता है, जो फायरिंग पिन होती है वो आपके प्राइमर कैप से स्ट्राइक करती है एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप आपका होता है प्रेशर के डेवलप होने से क्या होता है, जो कार्ट्रिज केस होता है वो आपके जो फायर आर्म का ब्रीच फेस होता है उससे जाकर टकराता है, उसमें आपका फ्रिक्शन थोड़ा सा लगता है, उसकी वजह से जो ब्रीच फेस पर आपके मार्क्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके इम्प्रिंट हो जाते हैं आपके कार्ट्रिज केस के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एंड इसके अलावा इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था जब मैंने फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में ये चीज़ पढ़ाई थी आपका एम्यूनेशन वाले पोर्शन में, ठीक है, एग्जामिनेशन वाले पोर्शन में। तो वहाँ पर आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी कि ब्रीच फेस क्या होता है, कार्ट्रिज केस क्या होता है। तो ये सारा कुछ अगर आपको नहीं पता है तो वाला वीडियो ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके सारे के सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर जितनी भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसको ज़रूर से बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। एंड इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे मिल जाएगी। एंड जो मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का पूरा प्रोसेस बताई थी वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।